जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जीके का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और जिसमें हम पॉलिटी के वीडियोस कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एचपी टैट में भी इससे दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आर्ट्स वालों को तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं हम दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता क्या है। तो दोस्तों ये हमारे सिर्फ निर्देश होते हैं कि आपको इसको देख के आपको हमारे संविधान के लिए कानून बनाना है। तो ये एक प्रकार से डायरेक्टिव, ठीक है, एक प्रकार से निर्देश है। तो सबसे पहले दोस्तों हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए कहाँ से, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये हमने आयरलैंड वाले कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है। इसको हम इरीज भी बोलते हैं, ठीक है। इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखा है। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों हमने कहाँ से ले रखे थे, यूएसए से ले रखे थे। फंडामेंटल कहाँ से ले रखे थे, हमने यूएसए से ले रखे थे, ठीक है दोस्तों। ये है हमारे पार्ट 4 में, किसमें, पार्ट 4 में, ठीक है। पार्ट 4 में दोस्तों कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 3 में क्या था दोस्तों, पार्ट 3 में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे और वो कहाँ से कहाँ तक थे, 12 से लेके 35 तक, ठीक है। और पार्ट 2 में दोस्तों कहाँ से कहाँ तक थे, पार्ट 2 में हमारे से 5 से लेके 11 के बारे में थे, पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में कितने आर्टिकल से लेके थे, 5 से लेके 11 आर्टिकल तक थे। और पार्ट 1 में 1 से लेके 4 तक, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस में हम कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में दोस्तों, बी आर अम्बेडकर ने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या बोला था, नोवल फीचर्स भी बोला था। क्या बोला था, नोवल फीचर्स है हमारे देश का, ठीक है। तो हमारे संविधान का नोवल फीचर तो किसने कहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। मतलब अगर आपका कोई भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हनन भी होता है तो इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये एक प्रकार से निर्देश कि आपको इसको देख के कानून बनाने होंगे। ये चाहे फॉलो हो रहे हो चाहे ना हो रहे हो, चाहे इस पे कानून बना हो चाहे ना बना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे नेचर क्या है इसका, नॉन जस्टिसिएबल। आप इसके लिए कोर्ट या पुलिस वगैरह में नहीं जा सकते। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो कैसे थे दोस्तों, जस्टिसिएबल थे। मतलब अगर आपका उनका किसी का हनन होता तो आप उनके लिए जस्टिस मांग सकते थे, सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने इस किसको देख के बनाया, ये सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी थे। ये 1935 जो आया था, ठीक है। 1935 वाले एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी ये दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में कहा गया था, ठीक है। तो दोस्तों इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। बस आपके लिए यही इंपॉर्टेंट था जो इसके मेन पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं आता, पर आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन से, सोशलिस्ट, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, ठीक है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 43, 38, 39, 41, 42, 43 आते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ना आपको लर्न करने की ज़रूरत है। गांधीयन प्रिंसिपल में दोस्तों हमारे पास 40, 43, 43, 20, 46, 47, 48 आते। और तीसरा दोस्तों लिबरल, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको, लिबरल इंटेलेक्चुअल, INTELLECTUAL, लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। इसमें दोस्तों 48, 49, 50, 51 प्रिंसिपल आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मैं आपको बताऊंगा जो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल नंबर 40 दोस्तों, टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत और अ सेल्फ गवर्नमेंट। तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 हमारा फॉलो होता है। हमारे पंचायतों में दोस्तों पंचायत इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। विलेज पंचायत बनाई गई है, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के अंदर बोला था, आर्टिकल नंबर 40 के अंदर बोला था, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट एक दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 और 44 दोनों इंपॉर्टेंट है। 44 में दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की थी, ठीक है। अभी भी दोस्तों हमारे देश में प्रॉपर सिविल कोड नहीं बने हैं। तो दोस्तों इसमें बोला कि हमारे देश में सिविल कोड बने होने चाहिए, पर अभी भी दोस्तों देख रहे होंगे आपकी सिविल कोड नहीं बने हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो वो हमेशा फॉलो ही हो, ठीक है। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें जो इसमें फॉलो भी नहीं होती, ठीक है। कुछ ऐसी है कि इसमें फॉलो भी हो रही है। जैसे आर्टिकल नंबर 45 क्या बोला था कि प्रोवाइड एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों मैंने 86th अमेंडमेंट की थी, 86th अमेंडमेंट 2002, ठीक है दोस्तों। ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, मैंने फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियोस में भी, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि हमारे पास 6 से लेके 14 साल बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे रहे थे हम, ठीक है। ये कौन से दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल नंबर 45 में, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल नंबर 21A में, ठीक है दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। टू प्रोटेक्ट एवरी मोनूमेंट्स, हमारे को सारे मोनूमेंट्स जैसे हमारे ताजमहल हो गए, लाल किला होगा, इन सबको क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, आर्टिकल नंबर 49 में बोला है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 दोस्तों हमारे को बोला कि टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट, तो जुडिशरी हमेशा अलग होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 50 में बोला, तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी दोस्तों ये नहीं हुई है। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 51 ये इंपॉर्टेंट है आपका, प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हमें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी हमेशा बना के रखनी चाहिए, आर्टिकल नंबर 51 बोलता है। ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ आर्टिकल थे जो इंपॉर्टेंट थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैसे अभी तक तो कोई आया नहीं, इतना डीप नहीं पूछते, पर आपके क्लर्क के एग्जाम में ऐसे आर्टिकल पूछ देते कई बार। ठीक है। तो इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें दोस्तों और भी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। 86th अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए और 97th अमेंडमेंट आपको पता होनी चाहिए। 86th अमेंडमेंट था कि एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। ठीक है। आर्टिकल नंबर 21 ए में आता है, और ये दोस्तों हमारे पास लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है। ठीक है। तीन प्रिंसिपल, तीन में डिवाइड किया था ना, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो जो ये कंपल्सरी एजुकेशन वाला है किसके अंदर आता है, लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 96th अमेंडमेंट क्या था कि टू प्रोमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहिए, और ये दोस्तों फंडामेंटल राइट्स भी बनाया गया, कौन सी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट, क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। उसमें दोस्तों हमने बात की थी किसकी, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बननी चाहिए, तो इसके लिए अमेंडमेंट की गई थी 97th अमेंडमेंट 2011। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट है आपके पास, हाँ, ये इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट कि अ चेक अ बैंक ऑफ पेबल एट द कन्वेंस ऑफ द बैंक, ये किसने कहा था, प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। ये दोस्तों कई बार लाइन डायरेक्ट पूछ देते हैं, पर ये दोस्तों पूछते बड़े एग्जाम में। ठीक है। एचपी टैट में ये नहीं पूछेंगे, तो इतना आपके एचपी टैट के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है। तो जो हमारे फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे, ये दोस्तों हमारे पास पार्ट 4 में थे, किसमें थे, पार्ट 4 में। ठीक है। पार्ट 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ रोमन में, या पार्ट 4 में। ठीक है। जो हमारे पास दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारे पास पार्ट 4A में, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, पार्ट 4A में। ठीक है। ए इसका क्लॉज होते हैं कई बार। ठीक है। क्लॉज बना रखे ABCD। तो अब पार्ट 4A में क्या है दोस्तों, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, और ये हमने कहाँ से लिए, ये भी हमने कहाँ से लिए, रशिया से ले रखी है। कहाँ से ले रखी है, हमने रशिया से ले रखी। उस टाइम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, USSR भी बोलते थे। इसमें दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें नॉन जस्टिसिएबल होते हैं ये भी, इसके लिए भी आप, अगर आपका कोई हनन होता है तो आप इसके लिए पुलिस नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं नेचर में। ठीक है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, FR से डिनोट करूँगा, इसमें सिर्फ फंडामेंटल राइट्स ही हमारे जस्टिसिएबल होते हैं हमारे, जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रीएम्बल, जो भी अभी तक पढ़ा हमने, वो क्या था, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये किसके अंदर आते थे, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर आते हैं। किसके अंदर, ए भी दोस्तों क्लाउज है, जैसे पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, वैसे आर्टिकल नंबर 51A के अंदर भी क्या है, आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। आर्टिकल नंबर 51A के अंडर क्या आती है, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है। ठीक है। तो दोस्तों ये हमें कब बनाई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमने कब ली थी, ये भी दोस्तों अमेंडमेंट में ले रखी है। तो 42 अमेंडमेंट, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 42 अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है। 42 अमेंडमेंट 1976। ठीक है। इस अमेंडमेंट में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने संविधान में ऐड किया था, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किस अमेंडमेंट में, 42 अमेंडमेंट 1976 में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस में ऐड किया था, हमारे अपने संविधान में ऐड किया था। कौन सी कमेटी ने इसको ऐड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी ने इसको ऐड किया था, और उस टाइम गवर्नमेंट कौन सी थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। ठीक है। 42 अमेंडमेंट के बारे में आपको बता दूं, इसको हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है। छोटा संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चेंजेस लाए थे हम। ठीक है। और दूसरी ये किसके टाइम हुई थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम हुई थी, जब इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, तब हमारे संविधान को चेंज किया था। ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं कि हमने प्रीएम्बल में भी इसमें 3 वर्ड ऐड किए थे, कौन कौन से दोस्तों, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए थे, कौन सी अमेंडमेंट में किए थे, 42 अमेंडमेंट 1976 में किए थे। और इसी अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड हुई है, जो कि आर्टिकल नंबर 51A में आती है, और पार्ट कौन से में आती है, भाग कौन से में आती है, भाग 4A में आती है, 4A
ए में आती है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। और कहाँ से लिए हमने फंडामेंटल ड्यूटीज? रशिया से लिए है। ठीक है, इसमें दोस्तों हमने एक और इसमें भी एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, वो भी दोस्तों कौन सी? 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज वो ऐड की हुई थी। कौन सी अमेंडमेंट हुई थी? 86 अमेंडमेंट 2002 की फ्री एजुकेशन सबको देनी फ्री एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को। तो दोस्तों ये भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, इसी से आपको क्वेश्चन आएगा HP टैट में, इससे बाहर से नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट में दोस्तों टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में। कई बार बिल से भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने एक टेबल जैसा बना रखा है, आप अपने पास इस टेबल को ज़रूर बना लें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिल वाला इमोजी ज़रूर रिएक्ट करना। ठीक है दोस्तों, मैं हर वीडियोस में आपको बोलता हूँ, अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल वाला रिएक्ट ज़रूर कर दे। ठीक है, और दोस्तों हम आई होप मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों बढ़ नहीं रहे, तो आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगती है या आपको बहुत काम अगर हमारी वीडियोस आती है, तो आप दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर शेयर किया करो। ठीक है, हम थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे इस बारे में, प्लीज़। ठीक है, तो बढ़ते हम नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ बिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे, इससे भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो मैंने आपको एक टेबल बना रखा है। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जैसे ऑर्डिनरी बिल के बारे में। जो सिंपल सा बिल पास कराना हो तो वो दोस्तों हम लोकसभा में LS जो मैंने लिखा है उसका मतलब है लोकसभा, RS जो लिखा मैंने उसका मतलब है राज्यसभा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल जब भी हमने कभी लाना हो, कोई ऑर्डिनरी बिल है, तो लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। ठीक है, उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो जाएगा। ऑर्डिनरी बिल के लिए हमेशा जॉइंट सीटिंग होती है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनरी बिल के लिए क्या होता है कि लोकसभा, अगर मान लो लोकसभा में भी बिल पास हो जाता है, राज्यसभा में बिल पास नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए क्या बिठाई जाती है? जॉइंट सीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग दोनों होते हैं। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो जो जिसको ज़्यादा वोट पड़ेगी वो बिल तब पास हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट सीटिंग। ठीक है, तो जॉइंट सीटिंग हो सकती है ऑर्डिनरी बिल के लिए। कोई भी एक बिल हो, अगर मान लो लोकसभा वालों ने पास कर दिया, राज्यसभा वालों ने पास नहीं किया, तो उसके लिए जॉइंट सीटिंग बिठा सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत। कैन प्रेसिडेंट रिटर्न फ्रॉम द, क्या प्रेसिडेंट इस बिल को रिटर्न कर सकता है? यस, प्रेसिडेंट इस, अगर मान लो पहले सबसे पहले दोस्तों लोकसभा में पास होता है, फिर वो बिल राज्यसभा में जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर वो प्रेसिडेंट के साइन होने जाता है, प्रेसिडेंट उसको दोबारा से रिटर्न कर सकता है उस बिल को। ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। मनी बिल से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये आपको बता दूं मैं। आर्टिकल नंबर 110 मैंने यहाँ लिखा है, तो दोस्तों ये आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 110 के अंदर मनी बिल आता है। ठीक है, मनी बिल सिर्फ हमारे लोकसभा में ही ला सकते हैं उसको। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा में उसको लाना पड़ेगा। तो मनी बिल सिर्फ हमारे किस में आता है? लोकसभा में ही आता है। इसमें दोस्तों मनी बिल लाने से पहले हमारे को प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? यस लिखा है। ठीक है, यहाँ दोस्तों देखो प्रेसिडेंट प्रायर अप्रूवल, मतलब प्रेसिडेंट की पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तो यस। ठीक है, यहाँ पे नो का मतलब है प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, तो मनी बिल के लिए हमारे को पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है कि हम मनी बिल लाए या ना लाए। तो मनी बिल कहाँ आता है? सिर्फ लोकसभा में आता है। और ये दोस्तों कौन बताता है कि ये मनी बिल है? ये बताता हमारा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है कि ये जो बिल है ये कौन सा बिल है? मनी बिल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें दोस्तों सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। इसमें भी आपको ऐसा नहीं कि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, 3 प्रकार की मेजोरिटी थी हमारे पास। ठीक है, या तो सिंपल मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों हमारे पास सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, पर इसके लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं कर सकते हम। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि लोकसभा में बिल पास कर दिया और राज्यसभा अगर बिल पास ना करे तो लोकसभा और राज्यसभा के लोगों को इकट्ठा बिठाया जाता है और फिर जो एक वोटिंग कराई जाती है। पर इस मनी बिल के लिए ऐसा नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, इसमें ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। ज्वाइंट सीटिंग जिसमें लोकसभा और राज्यसभा वाले दोनों बैठते हैं, इसमें नहीं होता। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेज सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है।
प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट को मनी बिल में साइन करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास फाइनेंशियल बिल, ये भी लोकसभा में आता है। फाइनेंशियल बिल भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्लॉज 1 और क्लॉज 2, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये भी लोकसभा में आता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ज्वाइंट सीटिंग इसके लिए हो सकती है, ठीक है। ये भी प्रेसिडेंट इसको वापस भेज सकता है, ठीक है। ये दोस्तों सिर्फ मनी बिल से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में अगर आया, ठीक है। ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए पहले, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट इसको वापस नहीं भेज सकता, ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती इसके लिए, ठीक है। तो ये ही इसमें इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल बिल 2 भी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये दोस्तों लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। अगर आपको अपने संविधान में कुछ चेंज लाना हो तो कौन से आर्टिकल के अंदर लाते हैं, आर्टिकल नंबर 368 के अंदर लाते हैं, जिसको दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी बोलते हैं, ठीक है। लोकसभा में भी ला सकते हैं इसको, राज्यसभा में भी पहले आ सकता है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पास दोस्तों 2/3 प्लस 50% से ज़्यादा वोट होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, इसमें भी ऐसा नहीं हो कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं कर दिया तो हम ज्वाइंट सीटिंग बुलाएंगे, तो इसमें दोस्तों ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जाती। प्रेसिडेंट को इस पे भी साइन करने पड़ते हैं, प्रेसिडेंट वापस नहीं भेजता। तो इतना दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट, ये बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए मनी बिल कहाँ आता है, लोकसभा में आता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल दोनों जगह आते हैं। अगर हमारे को अपने संविधान को चेंज करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसको हम बोलते हैं, संशोधन करना हो हमारे अपने संविधान में, तो ये लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी ला सकते हैं इसको, ठीक है। यही दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल के लिए ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती, बस ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा, ठीक है। तो एचपी टेट से इतना ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूज़फुल रही होगी आपके लिए। अगर दोस्तों आपको यूज़फुल रही होगी तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें, ठीक है। क्वेश्चन आपको इसी से आएगा, आर्ट्स वालों के तो मैक्सिमम पोर्शन जीके का जो आता है इसी पॉलिटी से आएगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। और दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा कम है, तो अगर आपको हमारी वीडियो सच में यूज़फुल रही होगी तो प्लीज़ अपने ग्रुप में वीडियोज़ को शेयर करो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।